हाय, गुड इवनिंग बोथ ऑफ यू। मेरी आवाज आ रही है प्रॉपर? आप दोनों ने 51 ए तक के आर्टिकल सारे कर लिए हैं क्या? जल्दी से बता दो मुझे। पढ़ लिए कि नो सारे? मैम। मैम थोड़े रह गए हैं अभी। अरे मेरी बात सुनो, आप 51 ए तक अच्छे से पढ़ लेना। मतलब बहुत अच्छे से पढ़ा है। एक बार ये ध्यान रखना। और बाकी है ना, आप लोगों में दोनों में से एक काम करना। लाइक जितने भी अभी करंट मतलब जो 1951 से जो अमेंडमेंट था, उसके बाद में अभी तक जो अमेंडमेंट हो चुके हैं ना, 106 अमेंडमेंट हो चुके हैं। ठीक है, कुछ भी तुम करना ये काम ना। तो 51st अमेंडमेंट से लेकर 106 अमेंडमेंट, जैसे 42nd अमेंडमेंट है, तो एक पीडीएफ जैसे तुम बनाती हो नॉर्मल से एक पीडीएफ बना लेना। 42nd अमेंडमेंट में कौन कौन से काम हुए थे अच्छे अच्छे, तभी तो इसको ऐसे ही बोलते हैं ना, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है। तो अपने नोट्स में अपन ये ऐड कर लेंगे, ताकि अपन मैं पढ़ा भी दूंगी आपको कि भाई 95th जो अमेंडमेंट था, जो फर्स्ट अमेंडमेंट था, उसमें कौन से अच्छे हुए थे। फिर जो जो इम्पोर्टेंट है वो सारे, लाइक 105th में क्या हुआ था, 102nd में क्या हुआ था, 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में क्या हुआ था, ये सब तुम एक बार बना लेना। ठीक है कुछ भी, ताकि अपन एक बार ओके मैम, डिस्कस। मैम फिर ग्रुप में डालना है ना? हाँ, ग्रुप में डाल देना, मुझे भेज देना, एक बार अपन डिस्कस कर लेंगे। मतलब अच्छे अच्छे अमेंडमेंट, ऐसा नहीं कि कुछ भी अमेंडमेंट, जैसे अपन 86th अमेंडमेंट जैसे अपन को पता है 86th अमेंडमेंट से 21A आया था, आर्टिकल 51 का के जुड़ा था, तो ये इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है। ठीक है। जैसे 44th अमेंडमेंट, तो कौन कौन सा इंपॉर्टेंट लिखना है तुम्हें? 42nd लिखना है अच्छे से, 44th अमेंडमेंट लिखना है, और लाइक 106 जो लास्ट अमेंडमेंट है, फर्स्ट अमेंडमेंट लिखना है। ये सब चीजें फर्स्ट अमेंडमेंट से, लाइक आपको, बाकी मैंने जुडिशियल रिव्यूज वगैरह सब बता दिए हैं आपको, लेकिन ये थोड़े से अमेंडमेंट की शीट्स बनाते हैं। डन, अच्छे से बनाते हैं। ओके। अब देखो मेरी बात सुनो, अपन कहाँ तक आ गए थे? मैंने आर्टिकल 51 ए तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया था, लेकिन थोड़े से अमेंडमेंट्स अपन को लिखने हैं। अभी अभी भी चीजें ड्यू है, लेकिन इसमें अमेंडमेंट्स पढ़ाने पड़ेंगे मुझे। अब देखो क्या होता है, ध्यान से सुनना। अब अपन आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गन्स, जैसे हमने पार्ट पढ़े थे। देखिए यहाँ पर आ जाते हैं। हम कहाँ पर आ गए थे? हमने देखिए ये पार्ट ए कंप्लीट कर लिया ना, पार्ट ए कंप्लीट। अब पार्ट बी जो है वो पार्ट 5th से लेकर पार्ट 10 तक चलता है। कहाँ से चलता है? पार्ट 5th से लेकर पार्ट 10। पार्ट 5th आपके बारे में आपको बोलेगा यूनियन के बारे में। किसके बारे में बोलेगा? यूनियन। ठीक है। यूनियन जैसे समझो, यूनियन में कौन होगा? प्रेसिडेंट होगा। ठीक है। ये छोटी छोटी, पहले तो एक बार ये बताओ कि आप लोगों को ये सब चीजें पता है क्या, कि क्या लेजिस्लेचर होती है? तनु मैम, खुशप्रीत मैं मानती हूँ, क्या यस एग्जीक्यूटिव मैम। होता है, और क्या जुडिशरी होता है। लेजिस्लेचर जो अपना कानून बनाते हैं, जो अपने कानून एग्जीक्यूट करते हैं, और जुडिशरी जो कानून का इंटरप्रिटेशन करते हैं। पता है क्या होता है, बहुत सारे लोगों के मन में ये मतलब ये समझ में नहीं आता, पर कौन से जैसे प्रेसिडेंट कैसे अपॉइंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट कैसे अपॉइंट होते हैं, तो ये सब चीजें हम यहाँ पढ़ेंगे। तो यूनियन में देखो क्या क्या पढ़ोगे। यूनियन में आप पार्लियामेंट देखोगे, प्रेसिडेंट देखोगे, वाइस प्रेसिडेंट देखोगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देखोगे, और लाइक आप कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया देखोगे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया देखोगे। तो मतलब मुझे ये चीज समझाने की तो जरूरत नहीं है ना। मैं आप दोनों से ये वापस मतलब बोल रही हूँ कि भाई ये यूनियन के हिस्से हैं। किसके हिस्से हैं? यूनियन के हिस्से हैं। स्टेट में आप क्या देखोगे? स्टेट में आप गवर्नर देखोगे। ठीक है। और जैसे अपन यूनियन में प्राइम मिनिस्टर देखेंगे, तो स्टेट में कौन देखेंगे? कौन देखेंगे खुशप्रीत? यदि यूनियन में हम प्राइम मिनिस्टर एमएलए देखेंगे, वगैरह। एमएलए देखेंगे, चीफ मिनिस्टर्स देखेंगे, बराबर तो रहेगा। यूनियन में प्राइम मिनिस्टर, तो जैसे मैंने बोला कि अपन यूनियन में प्रेसिडेंट देखेंगे, तो स्टेट में क्या देखेंगे? जल्दी बताओ। यूनियन में अपन मैम प्रेसिडेंट, गवर्नर। गवर्नर देखेंगे। ठीक है। तो जैसे मैंने तुमको कहा कि यदि हम है ना, यदि हम यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जज बनाएंगे, तो यहाँ पे हम क्या बनाएंगे? ऑफकोर्स हाई कोर्ट के जज बनाएंगे। यहाँ पे आप प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट देखोगे, तो यहाँ पे आप गवर्नर देखोगे। तो ये सारी चीजें अपन पढ़ेंगे। तो पार्ट 5th का नाम है यूनियन, पार्ट 6th का नाम है स्टेट। ठीक है। और पार्ट 7 जो है वो, ठीक है, पार्ट 7 तो डिलीट हो गया, पार्ट 8 का नाम है यूटीज। तो यही तो है भाई, हमारी टेरिटरी में यही तो है, यूनियन, स्टेट्स और यूटीज। तो आप समझो कि हम यदि इसको अलग, सब चीजें सिमिलर ही होती है, मोस्टली चीजें सिमिलर ही होती है। ठीक है। तो हम एक चार्ट बना लेंगे, टेबल कंपैरिजन में पढ़ते जाएंगे, जिससे हमारा पार्ट 5th और पार्ट 6 कंप्लीट हो जाएगा। आप ध्यान रखो, पार्ट 5th का नाम है यूनियन, जो 52 से लेकर 151 तक है। कहाँ से लेकर? 52 से लेकर 151 है। ठीक है। और पार्ट ये 6 का नाम है स्टेट, जो अपना 152 से लेकर 237 तक है। और यूनियन टेरिटरी 239 से लेकर 242 तक। बस इतना ही याद करो, अभी ज्यादा अपन को दिमाग नहीं लगाना है। मैंने सीधी बात बोली, पार्ट 5th, पार्ट 6th, पार्ट 8, 52 से लेकर 151, 152 से लेकर 237, 239 से लेकर 242।
ठीक है, बस अब इतना माइंड लगाओ। अब आ जाओ कैसे कैसे होता है ये। सुनिएगा, मैं बोल रही हूँ आपको कि अपन आ चुके हैं पार्ट, खत्म ही नहीं हो रहा। देख, तो यूनियन लेवल पे तुमको क्या दिखेंगे? एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में मैंने तुमको क्या बोला, कौन दिखेंगे? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये चीजें दिखेगी ना। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दिखेंगे। तो यूनियन का जो एग्जीक्यूटिव है, यूनियन लेवल का एग्जीक्यूटिव, तीन ही हिस्से होते हैं अपने। ऑर्गन कौन होते हैं? तीन ऑर्गन होते हैं। लाइक कौन से? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी रखनी है, तीनों अलग अलग होते हैं। मतलब जो भी आगे जो भी बच्चे रिकॉर्डेड क्लास देखेंगे, जैसे रिकॉर्डेड में 30 लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो ये बच्चे जो भी रिकॉर्डेड क्लास देखेंगे तो माइंड आपका यहीं से सही रहना चाहिए कि यूनियन में ये जो हमारे तीन ऑर्गन्स होते हैं, एक होता है जुडिशरी, एक होता है अपना लेजिस्लेचर और एक होता है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव कौन होता है? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये यूनियन लेवल के। नॉर्मल यदि अपन स्टेट में देखें तो स्टेट में हम क्या देखते हैं? गवर्नर देखते हैं, और हम गवर्नर के बाद में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देखते हैं, चीफ मिनिस्टर्स देखते हैं, यहाँ पे आप प्राइम मिनिस्टर देखोगे, ठीक है। फिर लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव में क्या देखेंगे यूनियन लेवल पे? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्या देखेंगे यूनियन लेवल पे? लेजिस्लेटिव में, लेजिस्लेचर में कौन बनाती है यूनियन लेवल पे कानून? माई कौन करके बताओ ये। पार्लियामेंट। तन्नू मैम, डन ना? यस मैम। आपको मैं बार बार इस देखो, मैं मानती हूँ कि आपको ये चीज आती होगी, लेकिन ये बहुत सारे लोगों को डर लगता है इन चीजों से कि क्या लेजिस्लेचर है। कानून जो बनाता है वो बनाता है पार्लियामेंट। ये बिल्कुल अपन नीचे लेवल से, कि मैं मानती हूँ कि कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता आपको, मैं तो यही मानूंगी। ठीक है, तो हम ये मानेंगे कि पार्लियामेंट यूनियन लेवल पे ये बनाती है, कानून बनाती है। यहाँ पे बनाती है स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, यहाँ का जो भारत, ये जो स्टेट का स्टेट लिस्ट के जो मैटर्स हैं उसमें बनाती है स्टेट लेजिस्लेचर। यहाँ पे आपको दिखेगी लोकसभा, यहाँ पे आपको दिखेगी राज्यसभा, यहाँ पे आपको दिखेगी लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या दिखेगी? लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव विधानसभा, विधान परिषद, ये दिखेगी। डन। और 30 नंबर पे है जुडिशरी। तो जुडिशरी में यूनियन लेवल पे क्या दिखती है? सुप्रीम कोर्ट। कौन दिखता है? सुप्रीम कोर्ट। और स्टेट लेवल पे हमको क्या दिखता है? स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट्स, और लाइक जैसे हम लोग अपॉइंट होते हैं तो सबऑर्डिनेट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, और इसमें क्या दिखेगा? 148 से लेकर 151, याद रख लो। 52 से लेकर 78 आपको क्या दिखेगा? 52 से लेकर 78 आपको दिखेगा एग्जीक्यूटिव। यहाँ पे 79, देखो बिल्कुल सीरियल से समझ रहे हैं। 52 से 78 एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये दिखेंगे। फिर 79 से लेकर 122 ये दिखती है आपको पार्लियामेंट, ये कानून बनाने वाले लोग दिखेंगे। 123 की सबको याद होगा, यहाँ का 123 और यहाँ का 213 क्या है? जल्दी बताओ तनु मैम, कुछ पता कभी पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशन? क्या है 123 213? तो थोड़ा बहुत भी आइडिया? मैम याद ही आ रहा है। ऐसे आज की क्लास में याद कर लो कि 123 213 ऑर्डिनेंस पावर। ठीक है, ऑर्डिनेंस पावर याद रखोगे। मैंने क्या बोला? ऑर्डिनेंस पावर। ये मतलब इवन दो जो प्रेसिडेंट है और ये गवर्नर है, ये किसके हिस्से होते हैं? एग्जीक्यूटिव के। बस सुनते जाओ, धीरे धीरे सुनते जाओ, धीरे धीरे, मतलब क्लास के एंड तक जब हम पहुंचेंगे तो आपको बहुत इजी वे में समझ में आएगा ये किसके हिस्से हैं? एग्जीक्यूटिव के हिस्से हैं, है ना? इस बात से दोनों सहमत हो कि जो प्रेसिडेंट है और गवर्नर है, ये एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूशन ही तो करते हैं। लेकिन ये क्या होता है, जब लेजिस्लेचर के दोनों सदन नहीं बैठते, जब लेजिस्लेचर के दोनों सदन नहीं बैठते हैं, तो इनके पास में क्या होती है? ऑर्डिनेंस पावर। ऑर्डिनेंस मतलब ऑर्डिनेंस का जो इफेक्ट होता है वो लॉ के जैसा इफेक्ट होता है। याद रखोगे, यहाँ पे है 123, ये प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस पावर है, और यहाँ पे है 213, ये गवर्नर की ऑर्डिनेंस पावर। किसकी? गवर्नर की। कि जब उसको ऐसा लगता है प्रेसिडेंट को कि दोनों सदन नहीं बैठ रहे हैं, या मतलब और लॉ बनाना बहुत जरूरी है, तो ये वो ऑर्डिनेंस पास कर देता है। क्या पास कर देता है? ऑर्डिनेंस पास कर देता है। तो हम कहां से कहां तक आ गए थे? हमने स्टार्ट करा 52 से लेकर 78, 79 से लेकर 122, 123 इज एन ऑर्डिनेंस पावर, और 124 से 147 सुप्रीम कोर्ट। कौन से कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट। और 148 से 151, ये 148 दिखता है कैग में, और अदर चीजें दिखती है 151। ठीक है, इसके सिमिलर हमको सामने पढ़ना है 153 से लेकर 167। ठीक है,
मतलब 152 भी दिखेगा, 152 में ऐसे 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 कर रखा है। 168 से ये 213 याद कर लो, ये ऊपर के छोड़ दो, ये याद कर लो। 214 से 231 अपन को कौन दिखता है? यहाँ जैसे 124 से 147 में कौन दिखता है? हाई सुप्रीम कोर्ट दिखती है। यहाँ पे 214 से लेकर 237 में अपन को, 231 में अपन को दिखते हैं हाई कोर्ट, और 233 से लेकर 237 अपन को दिखते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट। हाई कोर्ट के अलावा कौन से कोर्ट बचते हैं? हमारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट वाले कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट वाले कोर्ट दिखते हैं, और डिस्ट्रिक्ट जजेस, यही तो कोर्ट बचे। तो यहाँ पे दिखता है अपन को सबऑर्डिनेट कोर्ट स्टेट लेवल पे। तो अब देखो, यूनियन गवर्नमेंट की बात करते हैं तो यूनियन एग्जीक्यूटिव्स में कौन आते हैं? प्रेसिडेंट्स आते हैं। कौन आते हैं? प्रेसिडेंट्स आते हैं। आर्टिकल को छोड़ो, अभी याद बाद में करेंगे। वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, ठीक है। फिर पीएम और काउंसिल, ये मैंने क्लास में ही बता दिया कौन कौन आते हैं। प्रेसिडेंट आएंगे, वाइस प्रेसिडेंट आएंगे, पीएम आएंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आएंगे, अटॉर्नी जनरल आएंगे, ठीक है। 4 लोग दिखेंगे आपको। और स्टेट लेवल पे कौन कौन दिखेगा? स्टेट लेवल पे गवर्नर दिखेंगे। क्या दिखेंगे? गवर्नर दिखेंगे, सीएम्स दिखेंगे। और यहाँ पे पीएम दिखता है, यहाँ पे सीएम दिखता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यहाँ भी होती है, यहाँ के इसके मंत्री दिखेंगे यूनियन के, और यहाँ पे स्टेट के मंत्री दिखेंगे। वहां पे अटॉर्नी जनरल होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और यहाँ पे होता है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। क्या होता है? एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। बिल्कुल माइंड माइंड से चीजें बिल्कुल हटा लो, हम मान लो कुछ नहीं आता है। मैंने बोला कि पार्लियामेंट लेजिस्लेचर होती है यहाँ की, यूनियन मतलब यूनियन लिस्ट पे पार्लियामेंट कानून बनाती है। स्टेट की कौन बनाती है? स्टेट लिस्ट पे स्टेट लेजिस्लेचर कानून बनाती है। यहाँ के एग्जीक्यूटिव के 4-5 लोग दिखते हैं हमको, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल दिखता है यहाँ पे। यहाँ पे आपको दिखता है गवर्नर, यहाँ पे आपको दिखता है लाइक चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। देखिए, अब देखो पार्लियामेंट में, अब अपन बात करते हैं प्रेसिडेंट की। और यहाँ पे प्रेसिडेंट चलेगा तो अपन टेबल याद करके, यहाँ पे कौन चलेगा? यहाँ पे गवर्नर। जैसे यहाँ पे प्रेसिडेंट चलेगा, यहाँ पे गवर्नर चलेगा। तो प्रेसिडेंट को अंबेडकर जी ने बोला किंग है। कौन है? राष्ट्रपति किंग है। क्या है? किंग है। तो समझो, पार्लियामेंट जो होती है, मतलब समझना कि हम प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ध्यान से रखो, पार्लियामेंट जो ये लेजिस्लेचर होती है ना, यूनियन की लेजिस्लेचर, तो इसके अंदर केवल लोकसभा और राज्यसभा नहीं आती। जो पार्लियामेंट है, जो यूनियन की लेजिस्लेचर है, उसके अंदर प्रेसिडेंट भी इंक्लूडेड है। प्रेसिडेंट भी इंक्लूडेड है। ध्यान रखोगे मैंने क्या बोला? कभी भी अपन को लगता है लेजिस्लेचर कौन बनाता है, मतलब यूनियन का लॉ कौन बनाता है? लोकसभा, राज्यसभा। लेकिन पार्लियामेंट का पार्ट है प्रेसिडेंट। मेंबर नहीं बोल सकते, मेंबर नहीं बोल सकते, लेकिन पार्लियामेंट का हिस्सा है प्रेसिडेंट। तो मैंने क्या कहा, यहाँ पे अपन पार्लियामेंट लेजिस्लेचर की बात कर रहे हैं कि पार्लियामेंट में क्योंकि यहाँ पे अपन पार्लियामेंट की बात नहीं कर रहे, क्योंकि हम स्पेशल प्रोविजन प्रेसिडेंट के बारे में लिखना चाह रहे हैं। तो हमने बोला कि प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का क्या होता है? हिस्सा होता है। प्रेसिडेंट इंटीग्रेट पार्ट होता है पार्लियामेंट का, लेकिन मेंबर नहीं होता। एक बार हैंड रेस करो। ये पार्लियामेंट का इंटीग्रल पार्ट है। कभी कभी जैसे कानून मतलब फाइनलाइजेशन के लिए प्रेसिडेंट के पास जाता है, तो इट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, बट इट्स नॉट द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। वो मीटिंग्स अटेंड नहीं करता है। जो यहाँ पे अपन बात करते हैं स्टेट लेजिस्लेचर की, इसकी बात करते हैं स्टेट लेजिस्लेचर की। तो स्टेट लेजिस्लेचर में क्या होता है? गवर्नर, लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या होता है? गवर्नर, लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। और लेजिस्लेटिव काउंसिल देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे एक बार। देखो, इसको कॉपी पेस्ट करना है, जाएगा क्या? यहाँ से कॉपी पेस्ट याद कर लेना, आपसे पूछा जाता है, मैं बता दूंगी। अभी एक बार याद करा देती हूँ आपको, 1 सेकंड बस यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लो। ठीक है, अब आ जाओ, इसको तो बंद कर देते हैं। अब मेरी बात सुनो कि जब हम बात करते हैं किसकी, यूनियन की बात करते हैं जब हम, तो यूनियन में
तो यूनियन में तो कौन है? प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। ये लोकसभा, राज्यसभा, तो मैं बता देती हूँ, ये लोकसभा तो होता है लोअर हाउस। ये सब पता चल जाएगा धीरे धीरे क्यों इसको लोअर हाउस बोलते हैं। और ये राज्यसभा होता है अपर हाउस। क्या होता है? अपर हाउस। ठीक है। आप जैसे बहुत सारे बच्चों, मैं भी अपने आप को एक वो मानती हूँ। मेरी बात सुनो, कि ऐसा नहीं है कि मुझे ये सब चीजें आती थी, मैंने भी धीरे धीरे चीजें सीखी है। जब लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि लोकसभा लोकसभा अपर हाउस लगती है, सब लगती है, ऐसा लगता है ना? बताओ तनु मैम, खुशप्रीत सर, यदि खुशप्रीत मैम, कि यदि मतलब यदि जैसे, क्योंकि हम एज अ छोटे बच्चे की तरह पढ़ रहे हैं, यदि एक छोटे बच्चे से पूछा जाए तो उसको लगता है लोकसभा, लोकसभा हमको लगता है कि लोकसभा बड़ी होगी, क्योंकि राज्यसभा किसको ऐसा लग रहा है कि राज्यसभा राज्य को रिप्रेजेंट कर। ठीक है। तो लोगों को ऐसा लगता है कि राज्यसभा लोअर हाउस होगा, लोकसभा अपर हाउस होगा, जिसको नॉलेज नहीं है छोटी मोटी चीजों की। तो आप ये सोचो कि जो लोकसभा होती है वो होता है लोअर हाउस, और जो राज्यसभा होती है वो होता है अपर हाउस। एक बार हैंड रेज कर दो। ठीक है। याद रखो, मन में डाउट नहीं रखना है। जो लोकसभा होती है वो होती है लोअर हाउस, और जो राज्यसभा होती है वो होती है अपर हाउस। अब सुनो, जैसे मैंने आपको कहा कि जैसे यहाँ पे लोकसभा होती है, वैसे यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। क्या बोला मैंने? जैसे यहाँ पे लोकसभा होती है, वैसे यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली होती है स्टेट में। और जैसे यहाँ पे राज्यसभा होती है, वैसे यहाँ पे काउंसिल ऑफ स्टेट होती है। काउंसिल ऑफ स्टेट होती है। याद रखोगे, बिल्कुल सीरियल नंबर, बिल्कुल ध्यान से, कि ये देखो, लोकसभा, असेंबली, असेंबली, यहाँ पे ये लोकसभा, और यहाँ पे होती है लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या होती है? लेजिस्लेटिव असेंबली। यहाँ होती है राज्यसभा, राज्यसभा, और यहाँ होती है काउंसिल ऑफ स्टेट, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल, सॉरी मैं गलत बोल, यहाँ होती है ये, इस राज्यसभा को और क्या बोलते हैं? राज्यसभा को बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट। ये होता है हाउस ऑफ पीपल। वापस ध्यान से सुनो, अपन ये मान रहे कि आपको कुछ नहीं आता है। लोकसभा इसको बोलते हैं हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ पीपल। और ये होती है राज्यसभा, इसे बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट। क्या बोलते हैं इसे? काउंसिल ऑफ स्टेट। यहाँ पे यहाँ पे लोकसभा की जगह क्या दिखेगी? लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, विधानसभा। और यहाँ पे आपको दिखेगी लेजिस्लेटिव काउंसिल। एक बार हैंड रेस कर दो, समझते जाओ, ये बिल्कुल स्टेप चल रहे हैं। यहाँ दिखेंगे लोकसभा, इसके बराबर में सामने आपको दिखेगी लेजिस्लेटिव असेंबली, यहाँ पे दिखेगी आपको राज्यसभा, लाइक काउंसिल ऑफ स्टेट, यहाँ दिखेगी लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेकिन ध्यान रखो, जो स्टेट होती है ना, स्टेट में, हर स्टेट में अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। हर स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, नहीं है, नहीं है। मोस्टली हर स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। क्या होती है? लेजिस्लेटिव असेंबली, वही कानून वानून बनाती है। हर स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। अब कौन से देश में, तो कौन से राज्यों में, तो वो देख लेते हैं कौन कौन से राज्यों में भी पढ़ रहे हैं हम। तो देखते हैं इसको कैसे याद करना। एपी, बिहार, उसको ट्रिक देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, एबी के, एमटीयू, एपी, यूपी। एक बार याद कर लेना, अपन इसका ट्रिक देख लेंगे। एपी, यूपी, विकेट, विकेट, देख लेंगे अपन कैसे ट्रिक के बना के याद करना है। मेरे को बिना ट्रिक के चीजें याद नहीं होती है, तो मैंने बोल दिया एपी, यूपी। कौन कौन से में याद रख लो आपको? एपी, यूपी, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक है, महाराष्ट्र, बिहार, ठीक है, कौन सा है, इसकी ट्रिक लिख दूंगी मैं कभी। कर्नाटका। कर्नाटका, तेलंगाना, कर्नाटका एंड तेलंगाना। ठीक है। याद रखोगे ना कि इन छह जगहों पे ही लेजिस्लेटिव काउंसिल है, कर्नाटका, तेलंगाना। एम के यूबीटी ऐसे कुछ करके याद कर लेते हैं अपन। एम के यूबीटी देख लेंगे अपन कैसे याद करेंगे। एपी, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटका, तेलंगाना, इन छह जगहों पे अपन को लेजिस्लेटिव काउंसिल दिखती है। अदरवाइज किसी भी स्टेट में अभी लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं। ठीक है, एक बार दोनों हैंड रेज कर दो। हाउस ऑफ पीपल, लेजिस्लेटिव असेंबली, काउंसिल ऑफ स्टेट, लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो कानून बनाते हैं। लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल हर स्टेट में नहीं है। आंध्र प्रदेश, एपी, एबी के, यूबीटी, एबी के, यूबीटी, ऐसे कुछ गलत बोलो जो भी होगा। ए जो भी, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश,
यहाँ पे महाराष्ट्र, यहाँ पे बिहार, यहाँ पे कर्नाटक और यहाँ पे तेलंगाना। अपन ने ऐसे याद कर लिया, स्क्रीन देख लेना। अब देखो, देन ये सब चीजें हो गई। अब देखो कि और क्या क्या गुण है प्रेसिडेंट के। तो प्रेसिडेंट मैंने बोल दिया, ये सब चीजें। ये क्या होता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है जो भारत का यूनिटरी फीचर है ना। दो तरीके के फीचर होते हैं अपने, फेडरल करेक्टर और यूनिटरी। तो जो यूनिटरी करेक्टर है ना भारत का, जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, सिंबल ऑफ यूनिटी है। ठीक है, अंबेडकर जी ने कहा था कि भाई किंग है, नॉमिनल हेड है, और गवर्नर को कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बताया जाता है स्टेट का, स्टेट के एग्जीक्यूटिव का। और ये पार्ट होता है स्टेट लेजिस्लेचर का। देखो, प्रेसिडेंट पार्ट नहीं होता ना पार्लियामेंट का, याद रखो, प्रेसिडेंट पार्ट नहीं होता, मैंने सिखाया। लेकिन गवर्नर स्टेट लेजिस्लेचर का हिस्सा होता है। ठीक है, अब देखो, ये कौन, ये खूब सारे अपॉइंटमेंट करता है। ये अभी हटा दूंगी मैं यहाँ से। ये आपको जो ऑल इंडिया सर्विस होती है उसके अपॉइंटमेंट करता है। ये कैग का अपॉइंटमेंट करता है, कंट्रोलर। ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट करता है प्रेसिडेंट। और ये गवर्नर का भी अपॉइंट, किसका अपॉइंटमेंट करता है, गवर्नर का भी अपॉइंटमेंट करता है। अब देखो, आर्टिकल 52, यही तो शुरू कर रहे हैं, ये तो सब टाइम पास चल रहा था अपना। आर्टिकल 52, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और देयर शैल बी अ गवर्नर ऑफ ईच स्टेट, देयर शैल बी अ गवर्नर ऑफ ईच स्टेट। लेकिन एक पर्सन को एक से ज्यादा स्टेट का गवर्नर बनाया जा सकता। ठीक है, 52 153, 52 153 कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देयर शैल बी अ गवर्नर ऑफ ईच स्टेट, बट प्रोवाइजो कि एक स्टेट के गवर्नर को दूसरे स्टेट का भी क्या बनाया जा सकता है, दूसरे स्टेट का भी गवर्नर बनाया जा सकता है। अब आगे देखते हैं, मैम इसमें बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता? बनाया जा सकता है, एक गवर्नर को दूसरे स्टेट का गवर्नर बनाया जा सकता है। मैम एक बार नोट्स ओपन करना। कहाँ लिखा है बताओ, मे बी गवर्नर फॉर मोर देन स्टेट, वन स्टेट बनाया जा सकता है ना, एक स्टेट का गवर्नर दूसरे स्टेट का गवर्नर भी बन सकता है। ठीक है, अब इसके ये देखो, एग्जीक्यूटिव पावर कि जो भी एग्जीक्यूटिव पावर होती है, जो हमने क्या बोला, एग्जीक्यूटिव, जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है यूनियन की, वो कहाँ पे वेस्ट होती है, वो पूरी वेस्ट होती है प्रेसिडेंट के अंदर। कहाँ पे वेस्ट होती है, पूरी की पूरी वेस्ट होती है प्रेसिडेंट के अंदर। वो खुद डायरेक्टली काम करता है, ये ऑफिसर, सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स के थ्रू काम करवाता है। तो क्या लिखा है आर्टिकल 53, वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट एक्सरसाइज डायरेक्टली और थ्रू सबऑर्डिनेट ऑफिसर। ठीक है, और ये सुप्रीम कमांड ऑफ डिफेंस होता है, जो डिफेंस और फोर्सेस है ना, उसका सुप्रीम कमांड। कभी कभी पूछा जाता है कि डिफेंस का सुप्रीम कमांड कौन है, तो प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट क्या नाम है अपने प्रेसिडेंट का, जल्दी बताओ। मैम द्रौपदी मुर्मू। चलो, अच्छी बात है। आपको मैं बताऊं, पता नहीं, मतलब मेरे से जब हम मॉक इंटर, मतलब मैं बहुत ये जो जीके और ये सब चीजें होती है ना, इसमें मैं बहुत जीरो हूँ। मुझे प्रैक्टिकल चीजें ज्यादा अच्छी लगती है। तो मुझे मतलब ये द फर्स्ट मॉक इंटरव्यू हुआ था, मेरे को तो पता भी नहीं था कि, मतलब ऐसे ही, मतलब ठीक है एलएलबी कर ली और हमने सोचा कि चलो ऐसे इंटरव्यू देने जाएंगे, ऐसी फ्रॉक सी पहन के चली गई थी मैं मॉक इंटरव्यू में। ठीक है, तो 35 में से मुझे 4 या 5 नंबर दिए थे। फिर मुझे किसी चीज का आंसर नहीं आ रहा था, किसी चीज का आंसर नहीं आ रहा था, बस उन्होंने फिर लास्ट में मुझको बोला कि प्रेसिडेंट का नाम बता के चले जाओ। ठीक है, तो उसके उसके दे दिए 4 नंबर, तो मुझे भी याद आ रहा, इसलिए मैंने पूछा कि प्रेसिडेंट में, तो मुझे मतलब ठीक है, नहीं आती चीजें हमें, मुझे सच में नहीं पता था। आज से 4 साल पहले, 3-4 साल पहले मुझे छोटी छोटी चीजें, कैसे प्रेसिडेंट अपॉइंट होता है, कैसे ना गठबंधन की सरकार बनती है, क्योंकि इस स्कूल स्कूल का भी बहुत फर्क होता है। हमारे स्कूल में किस केवल किताबी ज्ञान देते थे, जो किताबों में लिखा है, हमें नहीं सिखाया ये सारी चीजें। तो मुझे आज अभी जैसे मैंने पूछा ना प्रेसिडेंट, तो मुझे उससे उस टाइम प्रेसिडेंट का नाम पूछ लिया था मैंने, उसमें भी सोचा था, उस टाइम भी सोचा था, मतलब ऐसे बोलिए। लेकिन ये आप एक्सपीरियंस के साथ सीखते हो, आप है ना, आप सबकी अपनी अपनी एक एज आती है। ठीक है, मतलब आपको ऐसा नहीं, जैसे कोई कोई नहीं, अपन जैसे स्कूल आजकल इंस्टाग्राम पे देखते हैं, स्कूल में जाकर टीचर से ना स्पेलिंग्स पूछते हैं। तो भाई ऐसा नहीं है, मतलब उनकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। इवन तो सिखा दो उसको कि भाई नहीं, जैसे मुझसे पूछ ले एक बार एक्सप्लेनेशन की स्पेलिंग, ये तो मैंने अब सीखी है, जल्दी से बोलो खुशप्रीत, एक्सप्लेनेशन की स्पेलिंग। तुम क्या कह रहे हो? एक्सप्लेनेशन की स्पेलिंग EXPLANATION। वापस बोलना। EXPLANATION।
हम्म। NATION। तो ये जैसे ये तो चलो ये जब जब मैं छोटी थी मतलब ठीक है। तो भाई नॉर्मल सी बात है, अपन को तो स्कूल हमारे स्कूल में तो एक्सप्लेन को तो ऐसे ही लिखते हैं। तो एक्सप्लेनेशन को आज भी तुम मानोगे, आज भी 40% लोग एक्सप्लेनेशन को ऐसे ही लिखेंगे। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे बताओ? लिखेंगे ना मोस्टली, मोस्टली लोग मतलब भाई जिसको जैसे मेरी मम्मी से पूछ लूं, मेरी मम्मी भी एमए पढ़ी हुई है सब, उनको नहीं आएगी, उनको एक्सप्लेनेशन की स्पेलिंग तो उनको ऐसे ही तो बना के लिखेंगे कि एक्सप्लेन होता है। और ये एक्सप्लेनेशन, जैसे मैं बोल दूं मेंटेनेंस की स्पेलिंग सुना दूं, मेंटेनेंस की स्पेलिंग, तो मेंटेन और मेंटेनेंस की स्पेलिंग मैं ऐसे नहीं बोल रही कि सुना दो, लेकिन समझ रहे हो ना जो मैं कंसेप्ट बोलना चाह रही हूँ। मैं ये नहीं बोलना कि मुझे ऐसा मैम लगता है इसमें किसी ई को, लगता है, मेंटेनेंस में लोगों को लगता है कि इसमें ई लिखा जाएगा। हाँ मतलब ऐसे ऐसे मेंटेनेंस और ये सब चीजें, मेंटेनेंस की स्पेलिंग लगा दे, ए लगा देते हैं, ई लगा देते हैं। तो मैं मुझे आज पूछ लो, मुझे आज भी नहीं याद होगी, एकदम से नहीं एकदम से याद नहीं होगी मुझे मेंटेनेंस की स्पेलिंग। ठीक है। तो मैं ये बोल रही हूँ कि लोग वो जो जज करते हैं ना, ऐसे लोग जज करने लग जाते हैं कि यार ये सब चीजें भाई एकदम से चीजें याद नहीं आती, और इन कंपैरिजन तुम किसी को डिफेम करो। मुझे तो ऐसा लगता है सिखा दो, क्योंकि मुझसे कोई जैसे कोई कुछ भी पूछ ले, जैसे जो नवग्रह होते हैं ना, जो 9 ग्रह, लिटरली मुझे नहीं आते हैं, मैं सच बता रही हूँ। हमारे मतलब स्कूल स्कूल का बहुत फर्क होता है। जैसे जो भी कि जो 9 ग्रह हैं, हिंदी के नाम मैं बता दूंगी, लेकिन मुझे इंग्लिश में किसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं आते हैं, नहीं आते हैं मुझे, सच बता रही हूँ। मुझे मुझे ये सारी चीजें नहीं समझ, कोई बोले जुपिटर और ये सब चीजें, क्यों यार नहीं, हम लोगों ने हमारे स्कूल में, हमारा स्कूल ऐसे बहुत अच्छा था है ना, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे, हम लोग इतने, हम लोगों का दिमाग थोड़ा सा संकुचित नहीं बोल सकते, लेकिन ये चीजें नहीं सीखी हमने। जैसे जो 12 राशियां होती है, मुझे मुझे तो पता भी नहीं किसके क्या नाम है, एरीज, कैंसर, ये सब चीजें, ये वर्गो, ये सब चीजें मुझे थोड़ी बहुत पता है। लेकिन अभी कोई बोले पारुल तुम्हें इतनी सी नॉलेज नहीं है, लेकिन आप जैसे आप लोग हो, तो आप लोग थोड़ा तो समझते होंगे कि मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज तो है। लेकिन इन चीजों की नॉलेज, कोई बोलते कि बुध ग्रह को उसमें क्या बोलते, मुझे सच में नहीं पता, मतलब ऐसे तो पता है, लेकिन मैं बता रही हूँ कि हमें कभी दूसरे इंसान को ऐसे जज नहीं करना चाहिए। कि हो सकता है कि तुम्हें उसको 100% नहीं आता हो, लेकिन वो अपने फील्ड में ज्यादा अच्छा कर रहा हो। ठीक है। तो मैं उस चीज, मैं जैसे मैंने आपको बोला ना प्रेसिडेंट का नाम बताओ, अब उस टाइम मुझे प्रेसिडेंट का, आज से 4 साल पहले मुझे प्रेसिडेंट का नाम सोचने से पहले 10 सेकंड सोचना, बोलने से पहले 10 सेकंड सोचना पड़ा। ठीक है। तो मैं यही बोल मतलब मैं आप लोगों को एक अच्छी नॉलेज ये दे रही हूँ कि जजमेंटल मत, मतलब जज तो बनोगे आप, लेकिन किसी को इस तरीके से जज मत करो कि इसको ये नहीं आता, इसको वो नहीं आता। ये सब लोग पता है क्या होता है, अपन जैसे आजकल के बच्चे तो ज्यादा इंटेलिजेंट है, पहले लोग क्या करते थे, मार्कशीट देखकर जज करते थे लोगों को। इसके इतने नंबर है, उसके नहीं करते थे क्या बताओ? ऐसे ही करते थे कि यस ये मैम। फर्स्ट रैंक है, ये फर्स्ट रैंकर है, ये इंटेलिजेंट है, कुछ नहीं है, वो फर्स्ट रैंकर तो बैठे हुए हैं घर में रोटियां सब्जियां बना, अच्छी बात है रोटी सब्जी बनाना, मैं ये नहीं बोल रही। लेकिन जो लास्ट बेंच पे बैठने वाले बच्चे हैं वो बहुत अच्छे, वो डेवलप हो रहे हैं, क्योंकि जो पढ़ने वाले, जैसे हमारे जैसे बच्चे सच बता रही हूँ मैं, मतलब मैं तो एक जैसे मैंने एक समय के बाद सोचा कि नहीं मुझे जिंदगी में आगे बढ़ना है। नहीं तो मेरे जैसे बच्चे ना 10 लोग खड़े होते ना, 10 लोगों के सामने जाने में डरते थे। ठीक है, मैं सच में इतनी इंट्रोवर्ट थी कि मुझे 10 जनों के सामने जाने में डर लगेगा कि मैं क्या बात करूंगी उन लोगों से, मैं चुपचाप रहती थी। ठीक। हाँ, ये छोटी छोटी चीजें हैं, ऐसे नहीं मैं लाइफ की मैं वो बता रही हूँ, लेकिन हर हर इंसान समय के साथ सीखता है। आप अभी आज के डेट में सोचोगे आपको सारी नॉलेज मिल जाए, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, आ जाओ एग्जीक्यूटिव पावर पे हम आ चुके थे। मैम ऐसे ही ना 8th क्लास में थी ना मैं, तो मेरे सर ने पूछा था कि प्रेसिडेंट का नाम बताओ, मैंने मिल्खा सिंह बताया था। मिल्खा सिंह। अरे तो यही तो बोल रही हूँ, आप किसी इंसान को नहीं, ये कोई कोई गलत चीज नहीं है, ये कोई गलत बात नहीं है कि तुम्हें प्रेसिडेंट का नाम नहीं पता, लेकिन ठीक है छोटी छोटी नॉलेज है, मतलब वो नहीं है, चलो ये तो चलो गलत बात है प्रेसिडेंट का नाम नहीं पता। लेकिन मैं ये बोलूँ हर चीज पता हो ये पॉसिबल नहीं है। कि भाई मेरी तो जीके 0 है, मैं सच बता रही हूँ, 0, बिल्कुल 0, माइनस कह सकते हो मेरी जीके। मतलब यदि ये एग्जाम में, हमारे आरजेएस के एग्जाम में जीके लगा देना, तो भाई साहब मैं तो नीचे से लास्ट वाला नंबर होगा ना, उसमें भी दूसरे दूसरे में आऊं लास्ट नंबर पे, क्योंकि 0 नॉलेज। लेकिन मैं आप लोगों को यही ज्ञान दे रही हूँ कि अपन ऐसे जजमेंटल नहीं हो सकते कि हर किसी को सब चीजें आती है। आ जाओ अपन फालतू की बातें करो, फालतू की नहीं, ये ज्ञान की बात होती है, अच्छी बात होती है, ऐसे हर कोई ज्ञान नहीं देता। देखो,
जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है वो प्रेसिडेंट पे वेस्टेड होती है, और वो क्या करता है, डायरेक्टली और थ्रू सबऑर्डिनेट ऑफिसर उस काम को एक्सरसाइज करता है, और ये सुप्रीम कमांड ऑफ डिफेंस है। जो स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर होती है वो गवर्नर में होती है, और ये एक्सरसाइज करता है वो खुद या थ्रू द ऑफिसर एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। इलेक्शन कैसे होता है, तो ध्यान रखिए, प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं इलेक्टोरल कॉलेज, इलेक्टोरल कॉलेज, इलेक्टोरल, ठीक है, ध्यान रखना वापस। एक होते हैं इलेक्टेड मेंबर, एक होते हैं नॉमिनेटेड मेंबर। ये धीरे धीरे अपन आगे बढ़ते जाएंगे तो सीखते जाओगे, कैसे करते जाओगे, सीखते जाओगे। तो ये जो प्रेसिडेंट होता है इनका होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। कौन करता है, इलेक्टोरल कोलाज, मतलब इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा। इलेक्टेड, देखो राज्यसभा में नॉमिनेटेड मेंबर भी होते हैं। थोड़ी बहुत नॉलेज है क्या तनु मैम, खुशवीत मैम, थोड़ी बहुत नॉलेज की, लोकसभा में नॉमिनेट, लेकिन इनको कौन इलेक्ट करता है, इनको कौन इलेक्ट करता है, इनको इलेक्टेड मेंबर, जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं लोकसभा राज्यसभा के, और जो इलेक्टेड एमएलए है, ठीक है, इलेक्टेड मेंबर होते हैं लोकसभा राज्यसभा के, और इलेक्टेड एमएलए ऑफ दिल्ली पौंडुचेरी, घर पढ़ लेते हैं इसको तो, आर्टिकल 54। देखो क्या बोला है, ध्यान से सुनो, सिर्फ ये दिल्ली और पौंडुचेरी ड्यूटीज जो होती है ना, दिल्ली और पौंडुचेरी की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, द इलेक्टोरल कोलाज आल्सो इंक्लूडेड इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटी ऑफ दिल्ली और पौंडुचेरी। एक बार हैंड रेज कर दो, सिर्फ दिल्ली और पौंडुचेरी, दिल्ली और पौंडुचेरी। मैंने क्या बोला, ध्यान से सब चीजें हटा देना कि सारे मेंबर नहीं इलेक्ट करते, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, और जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, ठीक है, माइंड में ये कंफ्यूज अब तो होना ही नहीं चाहिए कि लेजिस्लेटिव असेंबली क्या है, लेजिस्लेटिव ये काउंसिल ऑफ स्टेट, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या है। तो मैंने बोला 3 लोग अपॉइंट करते हैं। कौन अपॉइंट करते हैं, 3, कौन कौन, लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर, नॉमिनेटेड वगैरह, केवल और केवल इलेक्ट, राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर, और जो यूटीज और सॉरी दिल्ली और पुडुचेरी है इनकी यूटीज की लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर, ठीक है, ये 3 लोग मिलकर अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। अब आओ, क्या बोला मैंने कि कौन कौन अपॉइंट करता है, 54। देखो 52 में हमने क्या पढ़ा, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट, मतलब देयर विल बी अ प्रेसिडेंट। 53 में हमने पढ़ा एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन। यहाँ पे प्रेसिडेंट को कैसे इलेक्ट किया जाए, इलेक्टोरल कोलाज, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा राज्यसभा, इलेक्टेड एमएलए ऑफ दिल्ली और पुडुचेरी। अब इसका कोई इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता। गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर को प्रेसिडेंट, कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ध्यान रखोगे। गवर्नर, यहाँ के गवर्नर को, स्टेट के गवर्नर को प्रेसिडेंट, ऐसे नहीं है स्टेट के गवर्नर को लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली ये अपॉइंट नहीं करती। कौन अपॉइंट करता है, जो स्टेट होता है उसके गवर्नर को, मतलब प्रेसिडेंट ही गवर्नर को अपॉइंट करते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा देश भारत देश रिपब्लिक है, तो ऐसा नहीं है राजा का बेटा राजा, ठीक है, रिपब्लिक है तो हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड कौन कर, मतलब इलेक्ट किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है प्रेसिडेंट। और गवर्नर 3-4 बार अपन यही बात बोलेंगे कि गवर्नर का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है। कैसे किया जाता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, इलेक्टोरल कॉलेज मैंने आपको बता दिया, लोकसभा राज्यसभा और यूटी की लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, मतलब प्रपोर्शनेटली रिप्रेजेंट, मतलब आप धीरे धीरे समझोगे। प्रपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन मतलब संपूर्ण भारत का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, प्रपोर्शनेटली रिप्रेजेंटेशन। और सीक्रेट बैलेट किसके थ्रू होता है, सीक्रेट बैलेट, हर एक व्यक्ति प्राइवेट में वोट देकर। प्रपोर्शनल 3 शब्द सुनोगे, अपन पढ़ लेंगे क्या होते हैं। 3 शब्द क्या क्या बोले मैंने, आपको दिखेगा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, सीक्रेट बैलेट और प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ये कल क्लास में अपन और डिस्कस कर लेंगे। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सीक्रेट बैलेट। अभी अभी बहुत ज्यादा पढ़ना है इसलिए मैं अब नहीं बता रही हूँ। और ये कौन अपॉइंट करता है, कभी भी ऐसे कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे बराबर में लिख दिया तो इसको लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली, नहीं, गवर्नर का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है, प्रेसिडेंट करता है, प्रेसिडेंट करता है।
कोई भी प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट से संबंधित कोई भी इलेक्शन में डिस्प्यूट हो तो उसको सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करती है। कौन डिसाइड करती है? सुप्रीम कोर्ट। देखो एग्जीक्यूटिव में जुडिशरी का इंटरफेरेंस आ गया ना, मैंने आपको सिखाया था सेपरेशन ऑफ पावर का ये क्या है, एक्सेप्शन है। ठीक है, तो कहने को प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है, लेकिन इसके क्वेश्चन कौन डिसाइड कर रही है कि प्रेसिडेंट का जो भी अपॉइंटमेंट था वो वैलिड था नहीं वैलिड था, वो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर रही है। सुप्रीम कोर्ट लेजिस्लेचर का हिस्सा है। ठीक है, अब बार बार हमने क्या बोला, हमने बोला कि कौन अपॉइंट करता है? इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव लोकसभा, राज्यसभा, और जो यूटीज की स्टेट असेंबली, यूटीज की असेंबलीज होती है, एमएलएज ऑफ पौंडुचेरी और दिल्ली। यहाँ पे अपन ने सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, सीक्रेट बैलेट और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे हमने बोला कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। ये आपका प्री का क्वेश्चन है कि यदि कोई भी डिस्प्यूट होता है कि प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड, इट विल बी डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फाइनल है। अब आ जाओ टर्म ऑफ ऑफिस। तो प्रेसिडेंट का टर्म ऑफ ऑफिस होता है 5 ईयर्स। गवर्नर हैज सेम टर्म ऑफ ऑफिस 5 ईयर्स, लेकिन आपको एक आर्टिकल दिखेगा पीछे 310, शायद 310 ही दिखेगा। ये प्रेसिडेंट के प्लेजर पे काम करता है। समझ में आया? तो मतलब प्रेसिडेंट इसको कभी भी हटा सकता है। मैं वापस बोल रही हूँ, प्रेसिडेंट का जो टर्म ऑफ ऑफिस होता है 5 ईयर्स, गवर्नर का टर्म ऑफ ऑफिस होता है 5 ईयर्स, लेकिन ये आपको एक शब्द दिखेगा। आपको क्या शब्द दिखेगा? प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। अपन देखेंगे पीछे, 310 नहीं बोल रही, गलत बोल रही क्या? 310 सही बोल रही हूँ वैसे तो मैं, लेकिन फिर भी मैं चेक कर लेती हूँ। प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। अब ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट क्या होता है? तो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, इनको प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? इनको हटा सकता है, पद से हटा सकता है। तो इवन दो 5 साल नहीं हटाया तो 5 साल, लेकिन गवर्नर किस में काम करता है? प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट में काम करता है। किसमें काम करता है? प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट में काम कर सकता है। लेकिन और क्या क्या चीज है देखो, कि जो ये देखो 5 ईयर्स फ्रॉम द डेट विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस, ठीक है, लेकिन प्रोवाइडेड दैट जो प्रेसिडेंट है वो क्या कर सकता है? वाइस प्रेसिडेंट को अपना क्या कर सकता है? रेजिग्नेशन दे सकता है। ये किसको देता है? ये वाइस प्रेसिडेंट को देता है। गवर्नर किसको देता है? गवर्नर प्रेसिडेंट को देता है। गवर्नर किसको देगा? आप खुद सोचो। तो गवर्नर प्रेसिडेंट को किसको देता है? गवर्नर प्रेसिडेंट को देता है, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को देता है। गवर्नर किसको देता है? प्रेसिडेंट को, और ये वाइस प्रेसिडेंट को देता है। ठीक है, और इसको ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन का वॉयलेशन करने के कर दिया जाता है तो इसका क्या हो जाता है? इम्पीचमेंट। शब्द देखना, मैंने क्या बोला? इसको क्या हो जाता है? इम्पीचमेंट। प्रेसिडेंट का क्या होता है? प्रेसिडेंट की पोस्ट का इम्पीचमेंट। ठीक है, रिमूवल नहीं, इम्पीचमेंट। तो क्यों होता है? वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एक बार हैंड रेज करो, ये प्री का क्वेश्चन है आपका। किसके लिए? यदि कॉन्स्टिट्यूशन का वॉयलेशन कर दिया ना तो इनका इम्पीचमेंट होता है, और इम्पीचमेंट दे रखा है आर्टिकल 61 में। तो वापस क्या बोला? और ये राइट ये किसको देता है? प्रेसिडेंट को दे सकता है, और ये सब्जेक्ट ये 5 साल तक अपनी अपॉइंटमेंट को बनाए रख सकता है, एक्सेप्ट प्रेसिडेंट का प्लेजर है इसको रिमूव वो कर दे, हटा दे। ठीक है, अब आओ, अब लेकिन मान लो कि ये जैसे होता है एरोप्लेन वाले होते हैं, जैसे अपन आजकल मूवी उसमें देखते हैं इंस्टाग्राम पे कि ये ना इसका इसका 8 घंटे खत्म हो गया था, पायलट पायलट प्लेन छोड़ के भाग गया। ठीक है, भाग गया नहीं, वो बोलता है कि भाई मेरा टाइम खत्म हो गया। वो अपनी जगह सही है, वो अपनी जगह सही है, लेकिन प्रेसिडेंट और ये जो गवर्नर है, इवन दो इनका टर्म खत्म हो जाए, अब ऐसे थोड़ी गिर ले भाई हाथ खड़े, तब तक सक्सेसर नहीं आता ना, तब तक ये बने रखते हैं। याद रखो मैंने क्या बोला? जनरल 5 साल, जनरली 5 साल, लेकिन मैंने क्या कहा? जब तक सक्सेसर एंटर नहीं कर देगा ना उस पे जगह पे, सक्सेसर एंटर नहीं करेगा तब तक नहीं छोड़ सकते ये। तो notwithstanding expiration of term, notwithstanding expiration of term, continue to hold office until his successor enters upon his office. ठीक है, सेम, notwithstanding expiration of term, continue to hold office until his successor enters upon his office. ठीक है, अब इसने किसको रेजिग्नेशन दिया? इसने वाइस प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन दिया। इसने दिया इसको, किसको दिया रेजिग्नेशन? इन्होंने दिया प्रेसिडेंट को। तो ये जो रेजिग्नेशन है, वाइस प्रेसिडेंट को जो रेजिग्नेशन दिया है, जो किसको, अब फिर वाइस प्रेसिडेंट किसको दे देता है? वाइस प्रेसिडेंट लोकसभा के स्पीकर को दे देता है। प्रोसेस चलता है, प्रेसिडेंट देता है वाइस प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट लोकसभा के स्पीकर को
दे देता है। आठ देखो 54 55 इलेक्शन, ठीक है, 56 टर्म, 52 53 इधर के तो मुझे कम ही याद होते हैं, बहुत रेयर चांसेस में हम याद करते हैं। 52 प्रेसिडेंट होगा, यहाँ 153 है, 53 एग्जीक्यूटिव पावर है, अभी 54 55 है, 56 मैंने आपको बता दिया। एक बार प्रेसिडेंट बनने के बाद वापस से री इलेक्शन हो सकता है। एक बार प्रेसिडेंट बनने के बाद वापस से री इलेक्शन हो सकता है, इसके बारे में यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन एक बार बनने के बाद आप एलिजिबल हो री इलेक्शन। किसके लिए एलिजिबल हो? री इलेक्शन के लिए एलिजिबल हो। फिर आपको यदि प्रेसिडेंट बनना है तो आप में 4 क्वालिटी होनी चाहिए, आप 35 साल से बड़े होने चाहिए। देखो जो प्रेसिडेंट होता है ना, उसकी क्वालिटी लोकसभा किसके जैसे? लोकसभा के मेंबर के जैसे। किसके जैसे? लोकसभा के मेंबर्स जैसे। मतलब लोकसभा के मेंबर्स की नहीं, क्वालिफाइड होना चाहिए वो लोकसभा। लोकसभा की जो एज होती है, किसी को पता है कितनी होती है लोकसभा के मेंबर बनने के लिए? जल्दी बताओ। 35 25 होती है, ठीक है। राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए 30 होती है। शायद सही है, मैं सही बोल रही हूँ, एक बार चेक कर लूँ। लोग पढ़ लेते हैं भाई, कंफ्यूजन नहीं। लोकसभा एज मुझे पता है वैसे तो, क्योंकि लोकसभा छोटा वो है, लोअर हाउस है, तो वहां 25 होती है। लोकसभा मेंबर एज इसकी तो 25 होती है, ठीक है। और राज्यसभा थोड़ा सा अपर हाउस है, उसकी 30 होती है, ठीक है। याद रखोगे क्या? एक बार हैंड रेस कर दो, ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है। अब लेकिन प्रेसिडेंट की जो क्वालिटी होती है, जो क्वालिफाइड टू बी लोकसभा मेंबर होना चाहिए, प्रेसिडेंट क्वालिफाइड टू बी लोकसभा मेंबर होना चाहिए, लेकिन उसकी एज 35 ईयर्स है, बड़ी पोस्ट है। तो इवन दो लोकसभा के मेंबर्स की एज मिनिमम एज 25 ईयर्स होती है, लेकिन प्रेसिडेंट के लिए आपकी जो एज है वो 35 होना चाहिए। आप भारत के सिटीजन होने चाहिए, आप लोकसभा के मेंबर बनने के लिए, इलेक्ट होने के लिए क्वालिफाइड होने चाहिए, और आप किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड नहीं करते। इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे हम। मैंने 4-5 चीजें बोली। आप भारत के सिटीजन होने चाहिए, आप 35 साल के होने चाहिए, आप लोकसभा के मेंबर बनने के लिए क्वालिफाइड होने चाहिए, और आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट या लोकल और अदर अथॉरिटी में, जो हम स्टेट की डेफिनेशन पढ़ के आते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट, लोकल अथॉरिटी, अदर अथॉरिटी में आपने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं किया होना चाहिए, ठीक है। हाउएवर द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट, इनको इनको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाता। जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो प्रेसिडेंट होते हैं, जैसे मान लो एक बार प्रेसिडेंट बन गए तो आप दोबारा री इलेक्ट हो सकते हो ना, तो आप बोलोगे ये तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है। नहीं, इनको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की उसमें कैटेगरी में नहीं रखा जाता, ठीक है। जया बच्चन का केस था, अब इतना डिटेल में कोई नहीं पूछता, इतना डिटेल में नहीं पढ़ना था। अपन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे, आर्टिकल 51 ए तक डिटेल में पढ़ना था, वो पढ़ चुके। तो मैंने क्या बोला? 4 क्वालिटी, सिटीजन, 35 साल, लोकसभा का मेंबर, है ना, और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए। इसमें ये होना चाहिए इंडियन सिटीजन, ये होना चाहिए 35 साल का, और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं किया होना चाहिए, ठीक है। अब कंडीशन कि आप लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर नहीं होने चाहिए यदि आपको प्रेसिडेंट बनना है, या स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब यहाँ पे लोकसभा राज्यसभा मतलब पार्लियामेंट के मेंबर नहीं होने चाहिए यदि आपको प्रेसिडेंट बनना है, और नहीं आप स्टेट लेजिस्लेचर के किसी भी तरीके से मेंबर होने चाहिए। ये जो कंडीशन है, आपको एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करोगे, ठीक है। और आपको क्या मिलेगा? राष्ट्रपति भवन मिलेगा। क्या मिलेगा? राष्ट्रपति भवन मिलेगा। जो गवर्नर है, गवर्नर किसी भी हिस्से में मेंबर नहीं होना चाहिए, लोकसभा, राज्यसभा और लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यदि किसी भी हाउस का मेंबर है तो वो उसी टाइम वेकेट हो जाएगा जिस टाइम वो गवर्नर बना, ठीक है। वही अगेन, ये कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करेगा, और इसको क्या मिलेगा? इसको मिलता है राज्य। इसको क्या मिलता है? इसको मिलता है राजभवन। इसको क्या मिलता है? राजभवन। क्या मैंने लिखा नहीं क्या? लिखा है, छोड़ गई। कि पार्लियामेंट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस डिमिनिश नहीं कर सकते इसके इमोल्यूमेंट्स को और अलाउंस को, ठीक है। इसके टर्म ऑफ ऑफिस को पार्लियामेंट जो इसका अलाउंस है, इमोल्यूमेंट्स, इसको कम नहीं कर सकती, ठीक है। और इनको मिलता राष्ट्रपति भवन, इसको मिलता राजभवन, ठीक है। अब सुनो, मैंने बोला था कि एक गवर्नर को एक से ज्यादा स्टेट का गवर्नर बनाया जा सकता है, तो पैसे कैसे बटेंगे? पैसे कैसे बटेंगे? तो स्टेट प्रोपोर्शनेटली बांटेगा। मान लो राजस्थान और एमपी, दो जगह गवर्नर है,
तो भाई पैसे भी तो बंटने चाहिए, तो ये प्रोपोर्शनेटली बांटेंगे। तो यदि सेम पर्सन को गवर्नर बना दिया जाता है एक से ज्यादा स्टेट का, तो इमोल्यूमेंट्स जो गवर्नर को पे की जाएगी वो प्रोपोर्शनेटली बटेगी, जैसा कि प्रेसिडेंट डिटरमाइन करे कि इन दोनों में से कौन देगा ज्यादा। अब पार्लियामेंट डिमिनिश नहीं कर सकती, इसको मेरे को चेंज करना है, कर दूंगी आराम से चेंज, चिंता मत करो। ओथ इसकी आर्टिकल 160, इसके आर्टिकल 60 में लिखी है ओथ, थर्ड शेड्यूल में नहीं लिखी है। थर्ड शेड्यूल में ओथ नहीं है, थर्ड शेड्यूल वैसे तो ओथ का है, लेकिन इसकी 60 में लिखी है और इसकी 159 में लिखी है ओथ। ये किसके सामने ओथ लेते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने, बड़े बड़े लोगों के सामने लेते हैं। किसके सामने ओथ लेते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने, प्रेसिडेंट। और ये चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, पर्टिकुलर जो कंसर्न स्टेट है उसके हाई कोर्ट के सामने ओथ लेते हैं। तो देखो, बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और यदि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है तो सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने ओथ लेते हैं। और ये बाय चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, और यदि इसके एब्सेंस में तो जो मोस्ट सीनियर मोस्ट जजेस है हाई इम्पीचमेंट। देखो अब सुनना, इतना बड़ा लिखा हुआ है, ध्यान से सुनो। इसका कोई इम्पीचमेंट होता है क्या गवर्नर का? अभी सिखा के आई मैं, क्यों होता है इम्पीचमेंट, जल्दी बताओ। क्या क्यों होता है तनु मैम इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट का? मैम अगर वायलेशन किया हो कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन का। ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्री का आंसर है, आपको याद रखना है, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो इम्पीचमेंट होता है वो किसी भी हाउस में स्टार्ट हो सकता है। देखो इसका तो इम्पीचमेंट नहीं होता, प्रेसिडेंट के इम्पीच शब्द के हर एक शब्द को ध्यान रखना है, प्रेसिडेंट को हटाने के लिए इम्पीचमेंट शब्द यूज किया गया, इसका इम्पीचमेंट नहीं होता है। इसको तो रिमूव किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है, ठीक है, क्योंकि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट में काम करता है। इनके लिए जो प्रेसिडेंट है, इनके लिए किसी भी हाउस में क्या होगा, चार्ज फ्रेम होगा। सुनना, जैसे मान लो राज्यसभा में चार्ज फ्रेम हुआ, तो सबसे पहले 14 दिन का नोटिस जाता है प्रेसिडेंट को, भाई अपॉर्चुनिटी भी तो देंगे उसको। 14 दिन का नोटिस जाता है कि भाई तुम्हारे इम्पीचमेंट की प्रक्रिया चालू हो चुकी है। फिर है ना, राज्यसभा ने पास किया, फिर राज्यसभा किसके पास भेजेगा, लोकसभा। ये मतलब किसी भी हाउस में स्टार्ट हो सकता है, याद रखो, एक बार हैंड रेज करो। किसी भी हाउस में स्टार्ट हो सकता है, ऐसा नहीं है कि लोकसभा में उसकी इम्पीचमेंट की प्रक्रिया स्टार्ट होगी या राज्यसभा में स्टार्ट होगी। किसी भी हाउस में इनकी इम्पीचमेंट की प्रक्रिया स्टार्ट हो सकती है, लेकिन दूसरे हाउस से कंफर्म होती है। तो देखो क्या लिखा है कि यदि प्रेसिडेंट वायलेशन कर देता है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो चार्ज में भी इनिशिएटेड इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। चार्ज किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में स्टार्ट हो सकता है, बिल्कुल याद रखना, ये आपके मन में भ्रम नहीं होना चाहिए, भ्रम नहीं होना चाहिए। किसी भी हाउस में स्टार्ट हो सकता है। इसमें एग्जांपल दिया कि लोकसभा में इनिशिएट हुआ प्रोसेस, तो रिटन नोटिस कंटेनिंग द चार्ज मस्ट बी साइन बाय एटलीस्ट 1/4 ऑफ मेंबर। जो 1/4 है, जैसे मान लो लोकसभा में स्टार्ट हुआ, तो लोकसभा के 1/4 मेंबर हैं, वो साइन करके प्रेसिडेंट को 14 दिन का नोटिस भिजवाएंगे। कितने दिन का नोटिस भिजवाएंगे? 14 दिन का नोटिस भिजवाएंगे। फिर रिजोल्यूशन पास होता है, बिल्कुल याद रख लो, ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट कैसे होता है? किसी भी हाउस में स्टार्ट हो सकता है, 1/4 ऑफ मेंबर, जो टोटल मेंबर है उनका 1/4 का, जो 1/4 है उसका, वो साइन करके प्रेसिडेंट को नोटिस भिजवाते हैं। फिर रिजोल्यूशन पास होता है, 2/3 मेजोरिटी, मतलब 1/4 तो नोटिस भिजवाते हैं, जब नोटिस भिजवा देते हैं 14 दिन का, उसके बाद में 2/3 मेजोरिटी से उस हाउस में क्या होगा, उस हाउस में पास हो जाएगा, ठीक है। फिर जैसे ही लोकसभा में पास हुआ, भाई किसी भी सभा में पास हुआ, तो दूसरे सभा को भेज दिया जाता है, मतलब दूसरे हाउस को भेज दिया जाता है इन्वेस्टिगेशन के लिए। फिर फिर अब दूसरा हाउस क्या करेगा, दूसरा हाउस इन्वेस्टिगेट करेगा और इसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा। ऐसे नहीं भाई, अपॉर्चुनिटी भाई, ऑडियो अल्ट्रम पार्टम, ये भी तो सुना जाएगा कि प्रेसिडेंट को भी सुनने का मौका दिया जाएगा। नेचुरल जस्टिस पे बेस्ड है, ठीक है, नेचुरल जस्टिस पे बेस्ड है। तो क्या बोला कि यदि, जैसे मैंने क्या बोला, देखो सबसे पहले मैंने बोला, बिल्कुल याद रखो, किसी भी हाउस में स्टार्ट हो सकता है, किसी भी हाउस में, ऐसा नहीं कि लोकसभा में शुरू होगा, किसी भी हाउस में शुरू हो सकता है। 1/4 ऑफ मेंबर साइन करके इसको नोटिस भिजवाते 14 दिन। फिर नोटिस भिजवाने के बाद 2/3 ऑफ मेंबर रिजोल्यूशन पास करते हैं कि हाँ भाई हम मान रहे हैं कि इसका इम्पीचमेंट। फिर किसको भेज देंगे, दूसरे हाउस में, जैसे लोकसभा में शुरू हुआ है तो राज्यसभा में भेज देंगे। फिर राज्यसभा क्या करेगा, इसको इन्वेस्टिगेट करेगा। क्या करेगा, इसको इन्वेस्टिगेट करेगा कि वाकई, और मौका देगा किसको, प्रेसिडेंट को सुनने का मौका देगा, उसको अपेयर होने का मौका देगा, रिप्रेजेंट, ठीक है। और यदि राज्यसभा भी अग्री हो जाती 2/3 मेजोरिटी से, तो प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट हो जाता है। आर्टिकल 61, वेरी 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 वेरी, एक बार हैंड रेज कर दो। प्रोसेस चल रहा है, कुछ नहीं, किसी भी हाउस में शुरू हो सकता है। 1/4 ऑफ मेंबर 14 दिन का नोटिस, 1/4 ऑफ मेंबर सिग्नेचर करके 14 दिन का नोटिस देते हैं। फिर 2/3 ऑफ मेजोरिटी से पास हो जाता है, फिर दूसरे हाउस में जाता है, दूसरे हाउस में
दूसरा हाउस में गया, दूसरा हाउस में राइट टू तो उसको सुनने का मौका मिलता है और हो जाता है पास। फिर आर्टिकल 62 देखते हैं। कितने टाइम देखो, टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, टर्म ऑफ ऑफिस पर्सन। देखो, एन इलेक्शन टू फिल अ वैकेंसी कॉज्ड बाय द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म ऑफ ऑफिस प्रेसिडेंट शैल बी कंप्लीटेड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ टर्म। मान लीजिए कि द्रौपदी मुर्मू जी का टाइम पीरियड खत्म होने वाला है, तो भाई द्रौपदी मुर्मू जी के टाइम पीरियड के खत्म होने, ऐसे इंतजार थोड़ी करोगे कि जब इनका 5 साल खत्म हो जाएगा फिर हम इलेक्शन करेंगे। कॉमन सेंस। तो ये जो इलेक्शन है ये इसके टाइम पीरियड के खत्म होने के पहले, टाइम पीरियड के एक्सपायर होने के पहले शुरू हो जाना चाहिए और खत्म हो जाना चाहिए। अब मान लो कि मान लीजिए प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है, रेजिग्नेशन हो जाता है, रिमूवल हो जाता है, ठीक है, तो 6 महीने के अंदर। भाई अब इमरजेंसी आ गई ना, ये तो वैसे तो जनरल रूल है कि इनके खत्म पीरियड खत्म होने से पहले ही आपका इलेक्शन हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि डेथ हो जाता है, रेजिग्नेशन हो जाता है, रिमूवल हो जाता है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होता। तो 6 महीने के अंदर उसको कैजुअल वैकेंसी के अंदर आपको अपना ये क्या वैकेंसी को फिलफिल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? फुलफिल करना पड़ेगा। और अब यहाँ पे जैसे मान लो कि पारुल जैन राष्ट्रपति बनी, कितने साल तक? 5 साल तक। बीच में इसने रिजाइन दे दिया। अब मान लो बीच में रिजाइन दे दिया तो मोहन बना राष्ट्रपति। तो क्वेश्चन है कि बीच में रिजाइन दिया था 2 साल बाद, तो मोहन विल कंटिन्यू फॉर 3 इयर्स और मोहन विल कंटिन्यू फॉर 5 इयर्स। तो आंसर इज 5 इयर्स। एक बार हैंड रेज कर दो। पूरा टर्म लेके जाएगा, बीच में कैजुअल वैकेंसी भी होगी तो कोई बात नहीं, पूरा टर्म लेकर जाए। ठीक है, अब आओ कंटिंजेंसी में। इसकी कंटिंजेंसी में कौन, इसकी जैसे इमरजेंसी आ गई तो कौन कानून बनाएगी? पार्लियामेंट कानून बनाएगी। और इसकी इमरजेंसी आ गई तो प्रेसिडेंट। इसके लिए प्रेसिडेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब पार्डनिंग पावर जैसे मैंने कौन कौन से आर्टिकल बताया आपको? 61 इंपॉर्टेंट बताया मैंने, 54 55 में इलेक्शन बताया आपको, 60 ओथ बताइए आपको, ये सब इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। 60 क्या बताई? ओथ बताइए आपको। 62 इज ओके ओके। अब पार्डनिंग पावर, अब देखो पार्डनिंग पावर इसकी होती है 72 में और इसकी होती है 160 में। तो प्रेसिडेंट पार्डनिंग पावर टू ग्रांट पार्ट, प्रेसिडेंट जो यूनियन लॉ में पनिशमेंट दी है उसको क्या कर सकता है? उसको पार्डन, क्षमा दे सकता है। देखो, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अथॉरिटी टू ग्रांट पार्डन इन फॉलोइंग केसेस। पनिशमेंट गिवन अंडर यूनियन लॉ, पनिशमेंट क्योंकि मिलिट्री और डिफेंस का हेड होता है ना ये, तो जो पनिशमेंट दी गई है मिलिट्री और कोर्ट मार्शल के द्वारा, और केस इन्वॉल्विंग डेथ पेनल्टी, स्पेसिफिकली केस इन्वॉल्विंग डेथ। अब मान लो किसी स्टेट ने डेथ, सेशन जज ने डेथ पास करी और हाई कोर्ट ने उसको कंफर्म कर दिया, तो आपके मन में ये डाउट नहीं होगा हाई कोर्ट तो स्टेट का है, किसका? स्टेट का हाई कोर्ट है, तो आपके मन में ये डाउट नहीं होगा किसकी? तो गवर्नर पार्डन करेगा। एक बार हैंड रेस करो, ध्यान समझ रहे हो? स्टेट की स्टेट करता मैम है। समझ नहीं आया। सुनो, देखो ये किसकी, ये पार्डनिंग पावर तो तुम्हें समझ में आता है, क्षमा क्षमा करने की पावर, ये तो समझ में आया। ये किस किसकी पार्डनिंग पावर को क्षमा कर रहा है? यूनियन, मिलिट्री, मतलब किस किस की सजा? मिलिट्री डिफेंस, मिलिट्री कोर्ट मार्शल और डेथ। अब समझो, तुमको पता है कौन पास कर सकता है इसको? खुशप्रीत डेथ सेंटेंस पास कर सकती है ना सेशन जज? सेशन जज पास करती है, लेकिन सब्जेक्ट टू द यस मैम। कंफर्मेशन ऑफ हाई कोर्ट होता है। मान लो राजस्थान के सेशन जज ने डेथ पनिशमेंट पास करी, सब्जेक्ट टू द कंफर्मेशन ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट ने अप्रूव कर दी डेथ सेंटेंस। तो लोगों के मन में ये डाउट होता है कि किसने अप्रूव करी है? स्टेट ने अप्रूव करी है, तो स्टेट के पास पार्डनिंग पावर होती है किसकी? गवर्नर। स्टेट की पार्डनिंग पावर किसके पास होती है? गवर्नर। तो आपके सामने ये क्वेश्चन नहीं उठेगा क्या कि जो पार्डनिंग पावर है डेथ सेंटेंस की, वो गवर्नर पार्डन करेगा कि प्रेसिडेंट पार्डन करेगा? समझ में आई क्या मैं क्या बोल रही हूँ? पर इसकी जो क्षमा करने की पावर है, इसकी जो क्षमा करने की पावर है वो यूनियन की है, इसकी जो क्षमा करने की पावर है स्टेट की है, लेकिन डेथ पेनल्टी को प्रेसिडेंट ही क्षमा कर सकता है। याद रखेगा क्या? हैंड रेस कर दो, माइंड में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो देखो, ये तो अपन ने प्रेसिडेंट की पढ़ ली। प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर 3 जगह है, डेथ स्पेसिफिकली लिखा है, डेथ, कोर्ट मार्शियल और यूनियन लॉ। और इसकी पार्डनिंग पावर क्या? ये भी पार्डन कर सकता है, रिप्राइव कर सकता है, रेस्पाइट कर सकता है, भी सब पढ़ेंगे क्या क्या हो सकता है, सस्पेंड कर सकता है, लेकिन जो फॉल विद इन द स्टेट एग्जीक्यूटिव पावर एक्सेप्ट डेथ पेनल्टी। समझ में आ गया ना डेथ पेनल्टी?
अब ये सब हम बाद में पढ़ेंगे। अब ये देखो कि क्या डेथ सेंटेंस को गवर्न पार्डनिंग कर सकता है, तो डेथ सेंटेंस को पार्डनिंग नहीं कर सकता, नहीं कर सकता पार्डनिंग, सिखाया मैंने, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्डनिंग की पावर किसको दी है, वैसे तो है लेकिन डेथ पेनल्टी को सिर्फ प्रेसिडेंट पार्डन कर सकता है। क्या कर सकता है, डेथ पेनल्टी को केवल प्रेसिडेंट पार्डन कर सकता है। और देख लो एक केस लॉ है केहर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इन्होंने कहा कि भाई प्रेसिडेंट ही है गवर्नर। और देखते आओ, अब व्हाट इज पार्डनिंग पावर, क्षमा कर दिया, कंप्लीटली रिमूव्स, पता भी तो होना चाहिए पार्डनिंग, रेस्पाइट, रिस्पाइट, विस्पाइट अपन ने जो पढ़ा है इसका मतलब क्या होता है। तो पार्डनिंग जो पावर है उसका मतलब है क्षमा कर दी, पूरी सजा क्षमा, माफ कर दी। कम्यूटेशन में आपने क्या कर दिया, कम्यूटेशन सबको पता है, कम्यूटेशन में क्या कर दिया जाता है, सजा के नेचर कम को किया चेंज कर जाता है। दिया जाता है। अरे नेचर चेंज कर दिया जाता है, कम नहीं करा जाता। जैसे रिगरस इम्प्रीजनमेंट है ना, उसको सिंपल इम्प्रीजनमेंट में, सिंपल इम्प्रीजनमेंट को फाइन में, ठीक है, एलआई को इम्प्रीजनमेंट में, कम नहीं किया जाता, नेचर चेंज किया जाता है कम्यूटेशन में। सिखा, याद नहीं करा के आई, ठीक है, मैं तुम्हारे को कम्यूटेशन कम नहीं किया जाता, कम रेमिशन में किया जाता है। देखो पार्डनिंग में पूरा क्षमा कर दिया जाता है, कम्यूटेशन में नेचर चेंज कर दिया जाता है, जैसे रिगरस इम्प्रिजनमेंट को सिंपल इम्प्रिजनमेंट में बदल दिया। रेमिशन में रिड्यूस कर दिया जाता है, रिड्यूसेस द ड्यूरेशन ऑफ द सेंटेंस विदाउट ऑल्टरिंग इट्स बेसिक नेचर। जैसे बोला 10 साल की सजा है रिगरस, तो 10 साल की जगह सजा को कम करके 3 साल की रिगरस, ठीक है, ये होता है रेमिशन। रिस्पाइट में कुछ स्पेशल केसेस में छोड़ दिया, रिस्पाइट मतलब कुछ स्पेशल केसेस में ओरिजिनल पनिशमेंट को वो रिप्लेस कर दिया जाता है, नॉट जैसे प्रेगनेंसी एज, जब हम आर्टिकल कौन सा पढ़ते हैं 415, याद नहीं आ रहा मुझे, शायद 415, मतलब मुझे ऐसे याद आ रहा है कि प्रेग्नेंट वुमन को डेथ की सजा नहीं मिलती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलता है, मुझे सीआरपीसी का आई एम नॉट लाइक 420 या 415, मुझे पता नहीं क्यों याद नहीं आ रहा आजकल मेरा माइंड, ठीक है, मेरे को बस ये याद है कि मेरे बेयर एक्ट में यहाँ लिखा हुआ है लास्ट में। तो स्पेशल केसेस में रेस्पाइट का मतलब होता है स्पेशल केसेस में ओरिजिनल पनिशमेंट को लाइटर वन से रिप्लेस कर दिया जाता है। और रिप्राइव मतलब थोड़े थोड़े टाइम के लिए रिलीफ दिया जाता है, नॉट अ बिग डील। तो हमने बोली एक, पार्डन मतलब पूरा क्षमा, कम्यूटेशन मतलब नेचर चेंज, ठीक है, रेमिशन मतलब सजा कम, रिस्पाइट मतलब स्पेशल सर्कमस्टांसेस, और रिप्राइव मतलब टेम्पररी डिले, मतलब एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसीडिंग को आप क्या करो, टेम्पररी डिले करो, एक बार हैंड रेज कर दो, कुछ भी नहीं है। फिर सारी एग्जीक्यूटिव पावर वही सेम सेम बोल चुके कि सारी एग्जीक्यूटिव पावर उसके मतलब सारी जो भी एक्सरसाइज की जाती है एग्जीक्यूटिव पावर, प्रेसिडेंट यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट के नाम से एक्सरसाइज की जा सकती है। ये पीएम को अपॉइंट करता है, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है। स्टेट की सारी एग्जीक्यूटिव पावर गवर्नर के नाम से चलती है, ये सीएम को अपॉइंट करता है। किसको अपॉइंट करता है, सीएम को, लेकिन ये गवर्नर के प्लेजर, मतलब सीएम जो होता है वो प्लेजर ऑफ गवर्नमेंट गवर्नर रहते हैं, और जो पीएम रहते हैं ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट रहते हैं। और किस किस को अपॉइंट करता है, ये अटॉर्नी जनरल को करता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को करता है, अदर इलेक्शन कमिश्नर्स को करता है, गवर्नर्स को अपॉइंट करता है, यूपीएससी के लोगों को अपॉइंट करता है, फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट करता है, ये एडवोकेट जनरल को अपॉइंट करता है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, वाइस चांसलर, पीएससी, इन सबको। इसकी जुडिशियल पावर क्या है समझ लो, ठीक है, अभी सिखाया मैंने जुडिशियल पावर कि जब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट में क्वेश्चन आता है उसके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, तो सुप्रीम कोर्ट, सॉरी प्रेसिडेंट की जुडिशियल पावर, एक सिखा के जुडिशियल पावर, प्रेसिडेंट की जुडी हाँ प्रेसिडेंट की जुडिशियल पावर, पार्डनिंग पावर इज जुडिशियल पावर, हैंड रेस करो भाई। क्षमा, कोर्ट ने सजा सुनाई है और ये क्षमा कर रहा है, तो देखो कोर्ट ने, और ये क्या करता है, जब आर्टिकल 143 के बारे में सुना है, इनरे, कभी अपन सुनते ना इनरे, इनरे प्रेसिडेंशियल, कभी सुना है आप लोगों ने, इनरे नॉइस पॉल्यूशन, कभी कभी आप लोगों ने सुना है क्या, ये प्रेसिडेंट सलाह देता है सुप्रीम कोर्ट को, ये सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगते दिखते हैं। तो देखो जुडिशियल पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ही अपॉइंट्स चीफ जस्टिस, अपॉइंट करता है भाई, सीजेआई को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, कोलेजियम सिस्टम बैठता है, सीजेआई सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करता है, और कंसल्ट, ये आर्टिकल 143 में सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस देता है, क्या देता है, एडवाइस देता है, इसके पास में पार्डनिंग पावर होती है। तो ये देखो ये किसकी जुडिशियल पावर है, प्रेसिडेंट की जुडिशियल पावर, किसकी जुडिशियल पावर, प्रेसिडेंट की, भाई पार्डनिंग पावर, क्षमा कर रहे हो तुम, तो ये जुडिशियल पावर है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये जो जस्टिस ऑफ इंडिया इनको अपॉइंट कर रहे हो तो ये जुडिशियल पावर है। और आप इनरे मतलब प्रेसिडेंट को उसको सुप्रीम कोर्ट को कंसल्ट देते हो, एडवाइस देते हो, तो ये देखो
ये भी तो और ये प्रेसिडेंट, ये भी जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं उनका अपॉइंटमेंट करता है, और गवर्नर डिस्ट्रिक्ट जजेस का अपॉइंटमेंट करता है। इसकी पार्डनिंग पावर 161। एक बार हैंड रेस कर, तो इतना मैं मानती हूँ, समझ में आया होगा, अपन ने अच्छे से पढ़ा। ठीक है, बाकी क्लास कल।